जो मैरिज हुई थी वो काफी कम एज में हुई थी। छोटी सी उम्र परणाई रे बाबो सा करो थारो काई में कसूर। बाबा जी की अंतिम इच्छा पूछी गई कि मैं जो है अपनी आंखों के सामने अपने किसी भी पोती के या पोते की शादी चाहता हूँ। जो छोटे वाले चाचा जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अंतिम इच्छा है, शादी तो करनी पड़ेगी। 12 साल की उम्र में शादी होना है तो अपने आप में बड़ी बात है। मैं उस समय ये भी नहीं जानती थी कि मैरिज होती क्या चीज है, क्योंकि जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है उसको मैरिज के बारे में क्या होगा। मेरे को लगता था कि मेरी फैमिली कहाँ चली गई, मेरे को यहाँ क्यों छोड़ के चले गए हैं, उसको ऐसा फील होता था। तो उन चीजों को सोच सोच के मैं डिप्रेशन में रहने लगी। बीमारी हो गई थी, लाइलाज बीमारी, जो मैंने ऑल इंडिया सब जगह दिखा लिया था डॉक्टरों को, उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। कोई तो परमात्मा है, कहीं तो होगा। अगर हमारी सांसें चल रही है तो वो चीज कहीं ना कहीं है। कहाँ रे तू? थक हार कर जब इन्होंने परमात्मा को पुकारा, तब मिला वो अनमोल ज्ञान जिसने इनका जीवन संवारा। मैंने कहा आपके गुरुजी क्या ज्ञान देते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज हैं और उनका ज्ञान हमारे वेदों से ही प्रमाण है सारी चीजों में। जब मैंने इनका सत्संग सुना तो मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि यही है वो पूर्ण संत जो मतलब हमें सभी सिचुएशनों से बचा सकते हैं। आए दिन परमात्मा ने वो चमत्कार किए जिन्हें मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जॉब के लिए स्कूटी से जा रही थी तो यू टर्न आता है, तो मैंने जैसे ही यू टर्न लिया तो उधर से गाड़ी आ रही थी आपके ये, तो मेरा और गाड़ी का दोनों का एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो मेरी स्कूटी जो है गाड़ी के नीचे आ गई और मेरे को किसी ने एकदम से उठा के और बैक साइड में खड़ा कर दिया। तो दर्शकों, 12 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी कर दी गई जब वो खुद नहीं जानती थी कि शादी क्या होती है। फिर वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई और एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा था और जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कैसे बदली उनकी पूरी जिंदगी, कैसे आई वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दी, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी, मेरा नाम वंदना है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं कुछ अपनी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस बताऊंगी सर आपको जो मैंने रियलाइज किए हैं। तो जो जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ होती है, एक लाइक स्टूडेंट लाइफ आपकी होती है। एक स्टूडेंट के लाइफ के अंदर जब आपने स्टूडेंट लाइफ आपने कवर किया तो किस तरीके से जो है आपको क्या रियलाइज आपने किया कि हाँ मुझे मेरी लाइफ का ये पर्पस है, या जो पर्पस आप ढूंढना चाह रहे थे वो पर्पस आपको लाइफ से मिला या नहीं मिला, वो सजेशन, वो इंसिडेंट्स आप जरा शेयर कीजिएगा। ओके सर। सर मैं अपना जो है स्कूल टाइम का कुछ आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि मेरी जो मैरिज हुई थी वो काफ़ी कम एज में हुई थी। अच्छा। एक्चुअली में मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, उनको जो है हार्ट की बीमारी हो गई थी, हार्ट अटैक आया था। तो उसमें जो है डॉक्टरों से ये बोल दिया था कि इनके एज जो है थोड़ी ज़्यादा है तो हम इसमें चांस नहीं ले सकते। अच्छा। तो हमारे कम ही चांसेस होंगे कि ये जो है सही हो पाएंगे। तो उसमें ये हुआ था सर कि जैसे कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे बाबा जी का जो हम जो जानते हैं, जैसे कि आज की सिचुएशन है कि जैसे हमारे एजेड होते थे, जैसे दादी होती थी, बाबा होते थे, तो उनकी जो है अंतिम इच्छा पूछी जाती थी उस टाइम में। तो बाबा जी की अंतिम इच्छा पूछी गई कि आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या है। तो उन्होंने एक ही जो अपनी शर्त रखी कि मैं जो है अपनी आंखों के सामने अपने किसी भी पोती के या पोते की शादी चाहता हूँ कि मेरी शादी होते हुए देखना चाहते हैं कि किसी की भी मैरिज हो जाए। तो मैं उस समय, मेरी भी एज नहीं थी शादी की, क्योंकि मैं 8th क्लास में थी उस समय। अच्छा, इतना जल्दी शादी हो गई? हाँ जी। क्या एज रही होगी उस टाइम आपकी? उस टाइम ऐसे थे 12-13 के करीब थी मैं, 12-13 साल का एक्सपीरियंस था। मतलब आप कहें कि हाँ 12 साल की उम्र में शादी होना है तो अपने आप में बड़ी बात है। जी सर। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि मैरिज आप देखेंगे कि लोग 30 साल तक भी जो है वेट करते हैं एक मैच्योरिटी आने में, एक स्टेबल होने में, एक सेटल होने में जी। और आपको तो ये टाइम ही नहीं मिला, तो ये तो आपके लिए बड़ा स्ट्रगलफुल टाइम रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल मेरे लिए बहुत स्ट्रगलफुल टाइम रहा सर ये मेरे लिए। लेकिन इसमें पता है क्या है, मैं उस समय ये भी नहीं जानती थी कि मैरिज होती क्या चीज़ है। ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को, क्योंकि जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है उसको मैरिज के बारे में क्या होगा। और आज की न्यू जनरेशन के बारे में बोले तो आज के बच्चे तो काफी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम उस समय इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। ऑब्वियसली ये 12 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है। बिल्कुल। तो मेरे जो मदर फादर हैं वो काफी डिप्रेशन में आ गए थे
तो मेरे जो छोटे वाले चाचा जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अंतिम इच्छा है तो मतलब जो है शादी तो करनी पड़ेगी। तो और कोई था ही नहीं बड़ा, काफ़ी छोटे थे मेरे भाई वगैरह सभी, ताऊ जी के लड़के भी काफ़ी छोटे थे, मैं ही घर में अपने सबसे बड़ी हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मैरिज कर देते हैं, उसके बाद में जो है इसकी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है इसको ससुराल में भेज देंगे। ओके। तो उस समय जब ये सब बातें हुई तो पापा ने तो काफ़ी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन वो फादर कहीं ना कहीं एक अट्रैक्ट आ जाता है ना कि फादर को भी देखा है उधर बेटी को भी। तो मेरी जो है शादी काफ़ी कम एज में की। उसके बाद में जो है तो सर, जब आपकी शादी हुई तो आपकी मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल कहेंगे, हाँ, उस टाइम पे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल रही होगी। हाँ जी, तो कैसा फील था, कैसा फील हुआ आपको उस टाइम जब आपको सडनली पता लगा कि यार अब मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, और अभी आपको कुछ पता भी नहीं है, तो बिल्कुल। कैसा फील हुआ आपको? सर एक्चुअली मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को फील तो क्या, मैं तो एक डिप्रेशन जैसा शिकार हो गई थी। उस समय मेरे को पता ही नहीं था कि मैरिज होती क्या चीज़ है। लेकिन हम जब किसी दूसरे की मैरिज में जाते थे ना, तो वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे कि ये लोग जो है इस तरीके से जाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरीके का एक्सपीरियंस था मेरा। और मम्मी पापा जो है वो रोने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कह रहे कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा शादी तो होनी है, तो शादी होके तो मैं यहीं रहूंगी ना, शादी होके भी तो क्या होगा, शादी हो जाने तो आप लोग तो खुश रहोगे ना। तो इस तरीके से चलता रहा। तो मेरी जो है शादी हो गई, उस समय काफ़ी कम एज में हुई थी सर। उसके बाद में जो एक मेंटली डिस्टर्ब हो गई मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी इतने छोटे बच्चे की आप शादी करोगे तो वो दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर आ गई, तो यहाँ एक डिप्रेशन जैसा शिकार बन गई थी, जैसे किसी से बोलना नहीं, एक रूम में ही बंद रहना, और काफ़ी क्या चीजें सोचती थी आपको लगता था कि यार बहुत एक्चुअली ज्यादा में यहाँ का depression जो में आप आ गए? यहाँ जब मैं आई थी सर, तो यहाँ का माहौल कुछ अलग था। एक्चुअली में वैसे सब कुछ ठीक था, एक शहर के हिसाब से सभी कुछ कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ देखती थी तो कह रहे जल्दी से उठना है, और जो है किचन का भी थोड़ा बहुत देखना है। तो यहाँ पर इन लोगों ने मेरे को ये नहीं समझा कि जैसे ये बच्ची है तो अभी इसको जो है थोड़ा सा समझाया जाए या कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो उन चीज़ों को सोच सोच के मैं डिप्रेशन में रहने लगी। मतलब और उन्होंने आपको एक तरह से ट्रीट किया कि भाई एक दुल्हन आई है तो उसको जो भी घर की जो काम है, घर की जो जी। चीजें हैं उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ। इस तरीके से रहा। और कुछ मम्मी पापा भी नहीं थे, भैया नहीं थे मेरे पास में। तो मेरे को लगता था कि मेरी फैमिली कहाँ चली गई, मेरे को यहाँ क्यों छोड़ के चले गए ये लोग, मुझको ऐसा फील होता था। इसके चलते मैं काफ़ी डिप्रेशन के शिकार में आ गई। उसी के चलते मेरे को ना एक असाध्य रोग हो गया था, एक बीमारी हो गई थी, लाइलाज बीमारी, जो मैंने ऑल इंडिया सब जगह दिखा लिया था डॉक्टरों को। अच्छा। लेकिन उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। जिसको मैं आपको बताऊं तो एक इस तरीके की बीमारी थी कि एक बहुत, जैसे कि बॉडी में गर्मी होती है, हीट होती है ना, उस तरीके को मेरे को ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने आग जला रखी है बॉडी के अंदर। तो उस बीमारी को लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। फिर उसके चलते चलते मैंने लास्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल को इंदौर में दिखाया था। तो उनका ये मानना था कि मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अच्छा। उन्होंने ये बोल दिया था। उसके बाद में जो है फिर मेरे को यहाँ गाजियाबाद में आई, तो बैक टू पवेलियन हुई, मैं गाजियाबाद आई। तो गाजियाबाद आके मुझे किसी ने बताया कि एक एक्यूप्रेशर डॉक्टर है जय किशन दास। तो मैंने कहा जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया है, उनसे भी कोई फायदा है नहीं, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब को भी दिखा लेते हैं, एक बार इनको भी मिल लेते हैं, कंसल्ट करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब मैं उनके पास गई और वहाँ पर मैंने उनको दिखाया। तो ये किस दौरान की बात है कि जब कितना टाइम हो गया ये सब चीज़ों? ये शादी के करीब 5 साल बाद की बात है। अच्छा। और मेरे बड़े वाले फूफा जी की जॉब है, रेलवे में है वो, तो वो इंदौर उनकी पोस्टिंग थी उस समय। तो मैं बचपन से उन्हीं के पास रही थी। तो इस जब शादी के तुरंत बाद से जो है, जब आपने ये चीजें डिस्कस की होंगी अपनी फैमिली मेंबर से, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि अब उनको भी था कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से उन्होंने आपके कंधों पे डाली है, एक छोटे से बच्चे की शादी कर देना, ऑब्वियसली है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कंधों पे डाल दी जाए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आपके कंधों पे डाल दी। तो आपको नहीं लगता कि आपने उनसे कंसल्ट किया हो या उनकी तरफ से कुछ उन्होंने आपको एडवाइस किया हो? हाँ जी, मैं इसका भी बताती हूँ सर आपको। एक्चुअली में मेरे मम्मी पापा ने मुझे कई बार पूछी थी ये चीज़ें कि मतलब इतना चुप चुप सी कैसे रहने लगी, क्योंकि मैं काफ़ी बोलने वाली थी। तो जब मैं बिल्कुल चुप सी हो गई तो मम्मी ने भी मेरे से कई बार पूछा, कंसल्ट किया कि क्या दिक्कत है, बताती क्यों नहीं हो बेटा, बताओ क्या परेशानी है। तो मैंने ना उनको नहीं बताई है, ना पापा को बताई। मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं फिर ये लोग परेशानी में आ जाएंगे, दिक्कत होगी इनको। तो मैंने 5 साल तक कोई चीज़ें उनसे कंसल्ट नहीं की। लास्ट मोमेंट जब ये आया कि जब मेरे को ट्रीटमेंट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई
और मैं काफ़ी परेशान हो गई, एक डिप्रेशन के शिकार में। तो मेरे पापा ने जो है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे, मेरे ससुर जी थे, उनसे बातें की कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या चल रही है, आप बताइए, क्योंकि ये नहीं हमको बता रही है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, बीमार है, तो जो है दिखाते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पापा को जो है उन्होंने बता दी सारी चीजें, पापा ने, वो भी उधर शांत हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपने आप को कैसे संभाला कि ऐसे इंसिडेंट्स में कि हाँ चलो अब फैमिली से थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, एक मेंटल पीस आदमी को तो चाहिए होता है। जी। और दूसरी बात ये है कि जब इतनी सारी चीजें इंसिडेंट्स आपके साथ सडनली ऐसे हो जाए, आप बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल आपको करना क्या है, किस तरीके से आपने अब आगे लाइफ को आगे लेकर चलना है। तो लाइफ में बड़ी सारी चीजें जो अप एंड डाउन जैसे एकदम से सडनली आपके साथ हो गए, तो आपने अपने आप को कैसे मेकअप किया? मैं बताती हूँ सर, एक्चुअली मैं उस स्थिति में थी भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं जो है आध्यात्मिक से काफ़ी जुड़ी हुई थी। तो मेरे को जो था एक माइंड में ये चीज़ जो है करती थी, डाउट था, मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं परमात्मा है, लेकिन वो है तो फिर है कहाँ, क्योंकि मैं जिनकी भक्ति करती थी उनसे मुझे कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। डेली की मेरे को सुबह उठना, 4 बजे को उठ जाती थी, फिर पूजा करती थी, उसके बाद में फिर और भी कोई जो व्रत बताता था वो करती थी। तो मैंने ये सभी चीज़ों को करते करते भी कहीं ना कहीं मैं बड़ी दुखी थी, परेशानी थी मेरी लाइफ में। तो उसके बाद में जब मेरे को लगा कि इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं मानना ही बंद कर दिया। और एक ये अगर कहा जाए तो मैं आर्य समाज से बिलोंग करती हूँ, तो ये लोग तो किसी को मानते भी नहीं है, तो मैं भी इन्हीं लोगों में जो है इन्हीं की तरफ खिंचने लगी, आध्यात्मिक से काफी दूर चलने लगी। ओके। उसके बाद में जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रही थी, तो मुझे डॉक्टर साहब मिले, उनसे मेरा जो है बातें हुई, तो उन्होंने बताया मेरे को कि जो है आपको जो है इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए। और आपको नहीं लगा कि हाँ थोड़ा मेडिटेशन फिर करना चाहिए या हाँ जी। मेडिटेशन वगैरह कुछ करना चाहिए? ताकि जनरली होता क्या है कि जब लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है या वो मेंटल पीस अगर वो खोजना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन में जाते हैं। तो आपको लगा कि हाँ, आपको नहीं लगा कि आपको मेडिटेशन वगैरह ये सब कुछ करना चाहिए? हाँ जी, ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी, मैंने इससे भी ये भी करके देखा, मैंने कहा चलो मेडिटेशन वगैरह लेते हैं, करते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी करते करते ना सर कहीं ना कहीं मेरा माइंड शांत नहीं था। एक जो शांति होती है ना, क्योंकि देखो एक तो बचपन से ही जब डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं शांति ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है इस चीज़ में। अगर हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमको ये लगता है कि माइंड की शांति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आध्यात्मिक से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए, लेकिन मेरे को खोज थी कहीं ना कहीं, मेरे को जो माइंड में जो थॉट था मेरे को जो करता था कि मतलब कोई तो परमात्मा है, कहीं तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है, ऐसा लगता इस था। सब में आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड जो है स्टार्टिंग से ही मेंटली डिस्टर्ब है। अच्छा। हाँ, और एज भी उनकी काफ़ी अप है मेरे से, तो उनका तो कोई रोल था ही नहीं, स्टार्टिंग में भी कोई रोल नहीं था Oh उनका, God. और जिस स्टार से मैं चल रही हूँ उसमें भी कोई रोल नहीं है अभी तक भी, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें मेरे से छुपाई गई थी, मेरे अच्छा। को भी पता नहीं था इस चीज़ को। और अगर एक्सटेंड में मेरी शादी जो हुई थी, तो मेरे पापा को इतना टाइम नहीं मिला था इस सब चीज़ों को जानने का। मतलब इतनी यंग एज में आपकी शादी हुई और जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है ही इज मेंटली डिस्टर्ब, यस, ठीक है, तो ये तो आपके लिए और ज्यादा क्रूशियल हो गया कि बिल्कुल चलो ठीक है, होता है कि हाँ चलो शादी जल्दी हो जाए, बट एक लाइफ पार्टनर अगर आपका इस लेवल पे हो कि वो आपको समझ ही नहीं सकता, बिल्कुल। तो उस केस में तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस टाइम क्या फील आया जब आपको ये पता लगा कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है ही इज डिसेबल और मेंटली डिस्टर्ब? सर उस समय तो मैं सच ही बताती हूँ आपको, मेरे को कुछ नहीं था, बस मैं एकदम से शांत हो गई थी, और मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लाइफ ना खत्म हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं लाइफ में, इससे तो अब चाहे जो हो, बस वही है। मैं एकदम शांत हो गई थी, बिल्कुल माइंड मेरा काम करना बंद कर गया था। मैं आपको सही बताऊं, उस समय ना तो मेरे को इधर कुछ दिखाई दे रहा था, ना उधर कुछ दिखाई दे रहा था, और मेरे को बस एक ही मेरा माइंड जो है बार बार मेरे को एक ही तरफ कर रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वो चीज़ थी काफ़ी, मतलब 4-5 साल के बाद हल्का फुल्का मैंने अपने आप को रिकवर किया। फिर जो है मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे से बोला कि जो है डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि ये जो मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही है, तो इनको जो है बाहर निकालो, जॉब वगैरह करेंगी, उसमें इनका माइंड स्टेबल होगा, वहाँ ये बातें करेंगी, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन से निकल के आ सकती हैं। अगर इसी सिचुएशन में अगर ये रहेंगी तो ये कोमा की तरफ जाने का इनका चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा।
तो वो डिप्रेशन वाला शिकार जो मैं बन चुकी थी, तो उसमें मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। 5 साल तो मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा था कि मैं क्या हूँ, कहाँ है, लाइफ है भी या नहीं है, सब खत्म हो चुका था। तो फिर जब आपने जॉब स्टार्ट किया, फर्स्ट जॉब आपने स्टार्ट किया, जी। तब आप कैसे कवर कर पाए इसको? मैं बताती हूँ सर, मैंने जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी वो रियल एस्टेट से की थी। आपका पैरामाउंट ग्रुप ऑफ कंपनी है, इनसे मैंने ज्वाइन किया था। जब मैं पहली बार वहाँ वर्क के लिए गई थी तो मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, तो उन्होंने जो है मेरे को जो काफ़ी हेल्प की और मेरे को बताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे वर्क ही वो दिया था। एक्चुअली में ना कंप्यूटर वाला कोई वर्क नहीं था मेरा, बट मैं बैठी रहती थी, 1-2 महीने के अकॉर्डिंग मैं बैठी थी, बातें करती थी उनसे। तो वहां से मुझे थोड़ा सा जीने की इच्छा पैदा हुई कि अब थोड़ा ठीक है सब एक कुछ। सेल्फ मोटिवेशन हाँ, सेल्फ मोटिवेशन मेरे को मिला वहां से, और उन लोगों ने मेरी काफी हेल्प की। तो उसके चलते हुए वहां मैंने 8 साल जॉब की सर। 8 साल जॉब करने के जो है उसमें मेरे को काफी स्टेबल हो गई थी मैं। मेरे को लगने लगा था कि मैं अब लाइफ खुद के लिए जीऊंगी, ना किसी और के लिए। तो उस दिन के बाद जैसे मैंने वहां पर जॉब की, जॉब करने के बाद फिर मेरे को जो है अच्छा लगने लगा। फिर मेरी माइंड की जो थॉट है वो भी थोड़े सही होने लगे, पॉजिटिव थॉट्स आने हाँ, शुरू हुए। पॉजिटिव थॉट्स जो आप आने शुरू हो डिप्रेशन गए। में थे, आप डिप्रेशन से आप बाहर निकलना आप शुरू हुए। जी जी। ठीक है, तो ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड, कोई क्लोज जिससे आपको बहुत ज्यादा आप इंस्पायर हुए हो कि लाइक जब जैसे आपने जॉब स्टार्ट किया तो यू वर टू डिप्रेस्ड, जी, और जी। जब आपने जॉब स्टार्ट की तो कोई जो भी फैमिलियर वहाँ स्टाफ था या जो भी आपके कलीग्स थे, उनमें से कोई ऐसा जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? एक्चुअली में मेरी जो मैम थी सुजाता थी, उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा था और उन्होंने मतलब मेरे को काफ़ी पूछने की कोशिश की थी। मैं बताती नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि जो है कहीं ना कहीं तो कुछ तो दिक्कत इसके है, ये बताना नहीं चाहती। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर वरना बात क्या है, बात बताओगी तो थोड़ा मन भी हल्का होगा तुम्हारा, और उसके बाद में कुछ पॉइंट भी ऐसे निकलेंगे जिससे इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो फिर मैंने उनको कुछ बातें ऐसी थी जो उनसे शेयर की। मैंने कहा दीदी मेरे को कुछ ऐसा है और इस तरीके से मेरे को, तो वो भी एकदम से दंग रहेगी, बोली कि यार मैं तो नहीं मान नहीं सकती कि तुम मतलब इस सिचुएशन से निकल के तुम यहाँ तक आई हो। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की वहाँ से। उसके बाद में मेरी जो है पॉजिटिव जो थॉट थे मेरे वो शुरू हो गए। उसके बाद चलते चलते फिर मेरे को जो है डॉक्टर साहब जय किशन दास मिले। उन्होंने मुझे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। तो मैंने जो है उनके बारे में पहले भी सुन रखा था अच्छा अच्छा। कि इनका ज्ञान जो है कुछ अलग है, हटके है कुछ। तो उस चीज़ को मैंने सोचा, मैंने कहा इन्होंने भी वही नाम बताया है, तो मैं कभी मैंने मतलब माइंड में देखा, मैंने कहा चलो देखते हैं इनका ज्ञान क्या है। तो मैंने उनसे कुछ पॉइंट्स पूछे। मैंने कहा आपके गुरुजी क्या ज्ञान देते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या है इनका। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, और उनका ज्ञान हमारे वेदों से ही प्रमाण है सारी चीज़ों में। तो वेदों को मैं मानती भी थी क्योंकि मैं आध्यात्मिक से भी जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो है एक मन में ऐसा लगा, मेरे को जो है प्रेरणा हुई कि तू जो है इनका ज्ञान सुन, एक बार देखिए क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं ये। तो उन्होंने मुझे कुछ वेबसाइट करके नंबर बताया था, www.spiritual.com कुछ ऐसे नंबर बताया था। तो वो मैंने जो है अपने उसमें फ़ोन में डाउनलोड किया और उसमें उनके सारे सत्संग आ गए। तो मैंने वहाँ पर जो है उनके कुछ सत्संग सुने, देखे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इनका ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो मैं उनको देखती रही, सत्संगों को सुनती रही। सुनते सुनते मेरे को करीब 6 महीने हो गए। उसके बाद मेरे को प्रेरणा हुई, कुछ परमात्मा की दया थी, मेरे को प्रेरणा हुई कि तेरे को भी इनसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जीने की राह तो जो एक था जो मैं खो चुकी थी, बिल्कुल मैं उसमें थी, लेकिन उससे मेरे को जो है जॉब से कुछ राहत मिली। उसके बाद जब मैंने इनका सत्संग सुना तो मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि यही है वो पूर्ण संत जो मतलब हमें सभी सिचुएशनों से बचा सकते हैं। तो फिर मैंने जो है 22 मई 2020 को इनसे नाम दीक्षा ली थी ऑनलाइन। जब मतलब आपको कैसे लगा कि हाँ यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जुड़ने के बाद मुझे मेंटल पीस या शांति मुझे मिल सकती है? एक्चुअली मैं बताती हूँ सर आपको, जब इनके सत्संग सुने थे तो उनसे ही सुनने से मेरे को काफी राहत मिलने लगी थी। अच्छा। मेरे को मन को बहुत शांति मिलती थी। एक ऐसा होता है कि जैसे मन आपका शांत रहता है तो आपको थॉट भी अशांत वाले आते हैं, है ना। लेकिन जब आपको मन जो है ठीक रहेगा तो थॉट भी वही आते हैं। तो जब भी मैं इनके सत्संग सुनती थी तो कहीं ना कहीं मेरा मन बड़ा शांत रहता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ तो है। उसके बाद जब ये सारी चीजें चलती रही, चलते चलते फिर मेरे को अपने अंदर से ही प्रेरणा हुई थी, या तो आप कह लो कि परमात्मा का ही कुछ चमत्कार रहा हो या जैसे। तो फिर मैंने इनसे जब नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर तो सर मेरे साथ जो चमत्कार हुए ना, अनलिमिटेड चमत्कार हुए। आए दिन परमात्मा ने वो चमत्कार किए जिन्हें मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी।
कोई ऐसा इंसिडेंस आपको लगा हो कि हाँ अब आप जो है पहले से आप बेटर फील कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि मैं जो है जॉब के लिए स्कूटी से जाती हूँ। तो मैं जॉब के लिए स्कूटी से जा रही थी, तो यू टर्न आता है, तो मैंने जैसे यू टर्न लिया तो उधर से गाड़ी आ रही थी आपके ये, तो मेरा और गाड़ी का दोनों का एक्सीडेंट हुआ। तो मतलब इतना एक्सीडेंट काफी तेज था कि मेरा बचना पॉसिबल था नहीं वहां पर। लेकिन मेरे साथ जो एक घटना घटी कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो मेरी स्कूटी जो है गाड़ी के नीचे आ गई और मेरे को किसी ने एकदम से उठा के और बैक साइड में खड़ा कर दिया। ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा रहा मेरी लाइफ का। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो एक्सपायर हुए थे, तो मैं उनसे काफी प्यार करती थी। तो कहीं ना कहीं फिर एक ऐसी आ जाती है कि जैसे डिप्रेशन से निकला हुआ इंसान फिर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। जैसे फादर एक्सपायर हुए तो मेरे को बड़ा दुख हुआ उस चीज का। तो मैं ऐसे ही सोचने लगी और कहने लगी, मैंने कहा परमात्मा पता नहीं, पापा ने तो नाम लिया नहीं था आपका, बट अब वो कहाँ गए होंगे मुझे पता नहीं, एक बार आप कृपा करें तो मेरे को पापा को दिखा दो। तो मैं आपको क्या बताऊं भैया, जैसे कि आपका दोपहर का टाइम था, 12 बजे हुए थे और मैं जैसे कि अपने रूम में गई और मैंने पिलो लिया, पीछे लगाया और जो है बेड पे बैठ गई मैं आराम से। तो जैसे मैं बेड पे बैठी तो हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी सोच में चले जाते हैं, तो उस तरीके के मैं सोच में चली गई। तो मैंने क्या देखा, सामने से जब मेरी आंखें खुली, पापा सामने से आ रहे हैं चलते हुए। अच्छा। जब वो एकदम से आ रहे हैं चलते हुए तो मेरे एकदम से दिमाग उस समय मेरा जो है काम करना बंद कर गया। मैंने कहा पापा एक्सपायर हो गए और ये ऐसे कैसे आ रहे हैं यहाँ से। तो जब आए तो वो मुझसे इतनी दूर खड़े हो गए थे, यहाँ से करीब 20 कदम की दूरी पे वो खड़े हुए थे। तो मैंने जैसे उनसे पूछा, मैंने कहा पापा आप तो एक्सपायर हो चुके हो। कह रहे कि हाँ मैं मर चुका हूँ। तो मैंने कहा फिर आप, ये सारी कॉन्वर्सेशन जो आपकी लाइव चल रही है? लाइव, बिल्कुल लाइव चल रही थी मेरी। और अच्छा। जैसे मैं उनसे पूछ रही हूँ, मैंने कहा आप तो एक्सपायर हो चुके हो। तो वो बोले कि हाँ मैं एक्सपायर हो चुका हूँ। तो मैंने कहा आपने तो बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं। कह रहे कि हाँ। मैंने कहा आप नहाते हो क्या? कह रहे हाँ मैं नहाता हूँ। तो मैंने कहा आप कहाँ नहाते हो? तो कह रहे मैं वहीं नहाता हूँ। तो मैंने कहा कैसे, सोप वगैरह लेकर गए थे? कह रहे हाँ मैं सोप लेके गया था और मैं वहीं पर नहाता हूँ। तो मैंने कहा आप रहते कहाँ पर हो? कि वहीं पर रहता हूँ मैं, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो बोले कि मैं वहीं पर रहता हूँ। तो मैंने जो है उनसे पूछा, मैंने कहा फिर आप भूत बन गए हो क्या? तो वो बोले कि हाँ। Unbelievable। तो ये चीज विश्वास नहीं होता ये सब बिल्कुल चीजें बिल्कुल एकदम। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था इस चीज पे। और ये मेरी लाइफ का सबसे ऐसी घटना है कि मैं किसी को बताते हुए इस समय मेरे भी खुद के एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है बॉडी के अंदर, झंझनाहट वाला, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का कि किसी के फादर एकदम से एक्सपायर हो गए और उनके सामने इस तरीके से आ जाए, तो ये कोई पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। किसी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होना बड़ा ही टिपिकल है आज के टाइम में हाँ ना। जी, हाँ अगर जी। आप किसी को बताएंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ इट इज अनबिलीवेबल। बिल्कुल ये बिल्कुल, विश्वास नहीं exact, किया जा सकता। exactly ये बट चीज़ है। हाँ ये चीजें ऐसी हैं भी कि जब किसी के साथ में कोई इंसिडेंस ऐसा होता है तो उसको लगता भी है कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ है तो गॉड भी है। बिल्कुल। लाइफ अगर हमारी चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गॉड का भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ का अपना एक क्राइटेरिया है, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन लाइफ का अपना ही क्राइटेरिया है बिल्कुल और हर लाइफ के अंदर किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऑब्वियसली है कि हाँ हमारी लाइफ के अंदर एक गॉड का भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं। जैसे कि साइंस है, साइंस ने अब बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है तो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा कंसीडर नहीं करते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं उन सब चीजों पे। तो आपको कैसे फिर क्या हुआ उस इंसिडेंट्स के बाद में? उसके बाद में ना मैं आपको बताती हूँ, मेरे को जो है संत रामपाल जी महाराज पर और पूर्ण विश्वास हो गया। मैं ये कोई साधारण वो नहीं है, गुरु नहीं है जैसे एक्चुअली में बताते हैं। जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु और भी बहुत हैं, धन सतगुरु राधा स्वामी, ये सब भी है। लेकिन मुझे जो शांति और जो एक लगा कि ये कोई पूर्ण परमात्मा ही आए हुए हैं जो इस तरह की घटना कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने पहले भी आध्यात्मिक से जुड़ी हुई थी, काफी भक्ति करती थी, तब मुझे ऐसा कुछ रियलाइज नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ के अंदर जो बड़े सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे देखे हैं, लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स यू हैव सीन इन योर लाइफ कि हाँ बड़ी सारी चीज़ें गुजरी हैं। एक छोटी सी यंग एज में शादी हो जाना, फिर ससुराल पहुंच जाना, फिर वहाँ पर डिप्रेशन में आ जाना, और उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ कि हाँ जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो भी मेंटल डिस्टर्ब है, वो भी मेंटली जो है वो ठीक नहीं है,
वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में एक लाइफ पार्टनर ही एक ऐसा है कि जिससे आपको बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं। आप अपने सुख में दुख में उनको काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन वो फेज़ भी जो है आपकी लाइफ से जो है स्किप हो गया। तो ठीक है, हाँ, बड़ी सारी चीज़ें ये सब चीज़ें रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं आदमी लास्ट में यही सोचता है कि मेरी लाइफ के जीने का सहारा कहीं भगवान ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आपको भी लगा कहीं ना कहीं कि हाँ आपको हाँ जी। जाना चाहिए। तो फिर क्या एक्सपीरियंस आपके रहे फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में जो मेरे एक्सपीरियंस रहे वो अनलिमिट रहे सर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस थे ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं मतलब इतनी सारी घटनाओं के बाद जो है इस सिचुएशन पे पहुंच पाऊंगी कि आज मैं आपके सामने लाइव इंटरव्यू दे सकती हूँ। वेरी लेकिन आज मैं लाइव इंटरव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं, पूर्ण संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, और उनके चरणों में आने के बाद मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी ऐसा असाध्य रोग या कोई भी डिप्रेशन या किसी भी तरह की कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मतलब अगर लोग डिप्रेशन में हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि हाँ वो अगर स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या वो थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं तो क्या वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? हाँ जी, मैं ये अपने सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ उनसे कि देखिए, हम सभी आज के टाइम में एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है, तो हम सभी को पता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो हम चीज़ों को एक बार जो है अपने थॉट अपने चीज़ को सोच कर देखते हैं, अपने माइंड से क्लिक करते हैं कभी कि यार ये चीज़ सही है या गलत है, उस चीज़ को सोचें। और तो अगर हमें किसी चीज़ में जाना है, देखो हम आज के टाइम में जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, वो सिचुएशन बहुत टिपिकल है, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन चल रही है, कभी कोविड आ जाता है, कभी कोई सी बीमारी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कोई किसी, मुझे नहीं लगता कि किसी घर में कोई स्वस्थ है आज के टाइम में, चाहे किसी पे कितना भी पैसा है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर जिंदगी में कुछ ना कुछ कुछ नया ना चल कुछ, रहा है। हाँ जी, कहीं ना बिल्कुल, कहीं कोई डिप्रेशन में है, बिल्कुल कोई बिल्कुल प्रेशर में है, बिल्कुल। स्टूडेंट है तो उसको सिलेबस का प्रेशर है, बिल्कुल। उसको करियर का प्रेशर है, बिल्कुल कॉलेज अगर पास किया है तो उसको जॉब का प्रेशर है, बिल्कुल शादी हो गई है तो उसको लाइफ पार्टनर का प्रेशर है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आजकल शादियां भी जो है बहुत ज्यादा नहीं रुक पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। कहीं ना कहीं हर आदमी जो है वो स्ट्रेस में है। बिल्कुल। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको जैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके से आदमी जो है इस स्ट्रेस से बाहर निकले, या क्या वो एक लास्ट ऑप्शन है जिस ऑप्शन को लेकर वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकता है? देखिए सर, मैं जो है आपको अपना एक्सपीरियंस खुद का बताना चाहती हूँ कि मैं जिस सिचुएशन से निकली हूँ, निकलने के बाद आज जिस स्टेज पे पहुँची हूँ, मेरा तो सभी से यही प्रार्थना है और रिक्वेस्ट भी है सभी से कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आध्यात्मिक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो काम परमात्मा कर सकते हैं वो इंसान नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, है ना। कहीं ना कहीं आज की डेट में और आज के समय में हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि हम आध्यात्मिक से बहुत दूर जा चुके हैं। तो आप लोग जो हम आध्यात्मिक से हमारा जो परेशानियों का कारण है ना, वो आध्यात्मिक से दूर जाने का ही नतीजा है। कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक से जुड़ना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है जिससे हमारी लाइफ ठीक हो सकती है, हमारी ये जो सिचुएशन चल रही है ठीक हो सकती है। हम लोग अपनी खुद की अगर मेहनत करें और खुद का एक्सपीरियंस लें, चाहे कितनी भी दिन रात मेहनत कर लें, लेकिन जो हमारे किस्मत में लिख चुका है ना, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। चेंज पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। तो मेरा तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। उनकी एक बुक है ज्ञान गंगा, उसको आप पढ़िए, रीडिंग करिए उसकी, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर रह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आज मैं जिस लेवल पे खड़ी हूँ उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप एक बार ज्ञान गंगा बुक पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जी चरणों में आइए और अपना जीवन कल्याण कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।